हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, शिक्षण अभिवृत्ति वाला चैप्टर चल रहा है। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया शिक्षण कैसे कहते हैं, शिक्षण किस तरह से कौन कौन से होते हैं और शिक्षण के साधन कौन कौन से होते हैं, शिक्षण के क्या होते हैं, अभिवृत्ति किसे कहते हैं। ये सारी बातें मैंने पहली वीडियो में बता दी। आज की वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि शिक्षण की अभिवृत्ति के प्रकार जो 100% आपको 2 नंबर यूजीसी नेट में मिलने वाले हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये बात आप अगर आपको समझ में आ गया ठीक है। इस वाले में मैं आपको प्रकृति पढ़ा दूंगा और इसके शिक्षण सूत्र पढ़ा दूंगा, शिक्षण विद्या भी पढ़ा दूंगा। क्लियर है? तो हम सबसे पहले इसके प्रकार की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में आने वाला है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सहकालिक या तुल्यकालिक अधिगम। सहकालिक, इसका दूसरा नाम होता है तुल्यकालिक अधिगम। अब ये वाला आपको क्वेश्चन 100% यूजीसी नेट में मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें क्या होता है देखो, यह एक ऑनलाइन शिक्षण अधिगम है। जिसमें कक्षाएं निर्धारित समय और शेड्यूल पर होती हैं। इसमें शिक्षक और छात्र एक ही समय पर ऑनलाइन रहते हैं। जैसे लाइव क्लासेस। देखो, सहकालिक तुल्यकालिक अधिगम किसे कहते हैं? ऐसा अधिगम जिसमें शिक्षक और छात्र एक ही समय पर ऑनलाइन रहते हैं। मान लीजिए मेरी जो लाइव क्लास है वो 8 बजे से होती है। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया कि मैं जो लाइव क्लास पढ़ाऊंगा वो आपको 8 से 9 बजे के बीच में पढ़ाऊंगा। तो 8 बजे आप भी ऑनलाइन रहो और मैं भी ऑनलाइन। लाइव क्लास जो चलती रहती है उस वाले अधिगम को हम क्या बोलते हैं? सहकालिक तुल्यकालिक अधिगम। आपने लाइव मैच देखा होगा। लाइव मैच के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि लाइव मैच जब होता है तो मैच लाइव चल रहा होता है और हम भी देखते हैं। अब मैं आपको यहां पर अभी शूट करने के बाद मैं वीडियो एडिटिंग करके डाल दूं, वो बात अलग है। लेकिन अब ये जो लाइव आप मैं देखोगे, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, जैसे कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं जैसा दिखाई दे रहा हूं, वो लाइव मैच दिखाई देगा। तो ऐसा अधिगम जिसमें शिक्षक और छात्र एक ही समय पर ऑनलाइन रहते हैं और निर्धारित समय शेड्यूल पर जो क्लासेस होती है वो कौन सा अधिगम कहलाता है? हमारा सहकालिक तुल्यकालिक अधिगम कहलाता है। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे असहकालिक या अतुल्यकालिक अधिगम। अभी क्या होता है देखो, इसको समझें। इस अधिगम में शिक्षक व छात्र एक ही समय पर ऑनलाइन नहीं रहते हैं, ऑनलाइन नहीं रहते हैं। छात्र
अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकता है और अपने समय के अनुसार उस कोर्स को पूरा कर सकता है। उस कोर्स को पूरा कर सकता, वो हमारा कौन सा कहलाता है? असकाल्य या अतुल्यकालिक अधिगम। जैसे रिकॉर्डेड वीडियो। अब यहां पर तो आपको लाइव ही होना है। सहकालिक में क्या होगा, तो आप लाइव ही पढ़ेंगे, लेकिन असहकालिक में क्या होगा कि आपके पास टाइम नहीं है लाइव आने का, तो आपको वीडियो भेज दी जाएंगी रिकॉर्ड करके, अपलोड आप कर सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपका मन हो कि रात के 12 बजे मुझे टाइम मिल रहा है, मैं तब उनको वीडियो को देख के अपना कोर्स पूरा कर सकता हूं। आपका मन हो कि सुबह 4 बजे पढ़ना, आपका मन हो दोपहर में पढ़ना, मतलब आपका जब मन हो जब आप उनको कोर्स को पूरा कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो आपको कौन सा कहलाता है? अतुल्यकालिक, असहकालिक। दो तरीके से बात समझना, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से छात्र अपने शिक्षण को पूरा करता है, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करता है, वो कौन सा कहलाता है? असहकालिक, अतुल्यकालिक। जिसमें दोनों लाइव रहते हैं, शिक्षण और छात्र, टीचर और छात्र, वो सहकालिक, तुल्यकालिक अधिगम होता है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम थर्ड नंबर पर चलते हैं, वो था हमारा मिश्रित अधिगम। इसको हम ब्लेंडेड भी बोलते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, ब्लेंडेड अधिगम। अब ब्लेंडेड अधिगम क्या होता है और इसको 100% डाल लेना। पिछले पेपर में भी, उससे पिछले वाले पेपर में भी ये वाला पूछा गया, ब्लेंडेड अधिगम क्या होता है। देखो समझना, ब्लेंडेड अधिगम देखो, यह अधिगम का औपचारिक शिक्षण प्रदान करता है जो शिक्षण को ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ता है इस शिक्षण में एक छात्र पाठ्यक्रम का एक भाग क्लास में पूरा करता है तथा दूसरा भाग ऑनलाइन के माध्यम से। वो हमारा कौन सा अधिगम कहलाता है? ब्लेंडेड यानी मिश्रित अधिगम। यानी ब्लेंडेड या मिश्रित अधिगम क्या करता है? ये शिक्षण को औपचारिक शिक्षण से जोड़ते और ऑनलाइन शिक्षण से जोड़ेगा। अब इसमें क्या करेगा छात्र? इसमें एक
पाठ्यक्रम का एक भाग तो ऑनलाइन के माध्यम से कर लेगा। मान लीजिए आप पढ़ने आ रहे हैं, कोचिंग करने आ रहे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर आपके छूट जाते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, तो मैं आपसे ये बोल दूं कि जो चैप्टर आपके छूटे हुए हैं वो आप ऑनलाइन के माध्यम से पूरा कर सकेंगे। वो कौन सा अधिगम कहलाएगा? ब्लेंडेड यानी मिश्रित अधिगम कहलाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये 100% एक नंबर दे के जाता, हर बार आता है। यानी वह कौन सा अधिगम है जिसमें छात्र शिक्षण का एक भाग यानी पाठ्यक्रम का एक भाग तो ऑफलाइन करेगा क्लास में जाकर, और एक भाग वो ऑनलाइन के माध्यम से पूरा करता है, वो कौन सा कहलाता है? ब्लेंडेड यानी अधिगम। और जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ ऑनलाइन रहते हैं, वो कौन सा कहलाता है? सहकालिक। जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो को दिया जाता है, वो कौन सा कहलाता है? असहकाल या अतुल्यकाल अधिगम। अब उसके बाद आता है टीम टीचिंग। 4th नंबर पर क्या आएगा? टीम टीचिंग। इसको बोलते हैं समूह शिक्षण। अब टीम टीचिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझा। ये आपको गलत साबित कर देगा, आप इसको गलत भी करके आओगे। आप ये कहोगे टीम टीचिंग का मतलब ये होता है कि क्लास को समूह में बांटे, लेकिन नहीं। फ्लैंक का आपने नाम सुना होगा, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही समय पर एक ही क्लास में पहुंचते हैं और अपने अपने सब्जेक्टों का अलग अलग व्याख्यान देते हैं, वो टीम टीचिंग कहलाती है। समझना इसको। देखो, इस शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही समय पर एक क्लास में पहुंचते हैं और अपने अपने विषय का व्याख्यान देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? टीम टीचिंग। मान लीजिए फ्लैंग का, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे फ्लैंग, फ्लैंग का आना, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया फ्लैंग का आना। मान लीजिए टीम टीचिंग क्या होगा? टीम मतलब आप ये मत समझ लेना कि शिक्षण को समूह बांटा, मतलब क्लास को समूह बांटा, वो अलग है, वो उसको ही बता रहा हूं। जब फ्लैंग आती है, फ्लैंग आने के बाद कम से कम 2 से 4, 4 से 6 व्यक्ति एक साथ पूरी क्लास में एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद कोई किसी व्यक्ति को चेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी आपको समझना यह है कि टीम टीचिंग या समूह शिक्षण वो शिक्षण कहलाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक, 2 या 2 से अधिक टीचर एक ही क्लास में एक ही समय पर पहुंचकर अपने अपने सब्जेक्ट का, अपने अपने विषय का व्याख्यान देते हैं। जैसे कोई प्रश्न कर रहा है, कोई व्याख्यान दे रहा है, कोई सब विषय के बारे में बात कर रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, ये सब जो अलग अलग भाषा में अपनी अपनी बात करते हैं, वो हमारा कौन सा कहलाता है? वो टीम टीचिंग यानी समूह शिक्षण कहलाता है। क्लियर बात है? अभी एक और समझेंगे आप। 5वें नंबर पर आप नोट करेंगे अनुवर्ग। इसको बोलते हैं ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल। अब ट्यूटोरियल या अनुवर्ग शिक्षण क्या कहलाता है? अब इसको समझना। आप करते क्या, इसका इसमें लगा देते, इसका इसमें लगा देते हैं। समझना अनुवर्ग या ट्यूटोरियल में क्या होता है। इस अधिगम में या शिक्षण में एक अध्यापक क्लास को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाता है, बांटकर शिक्षण कार्य अब करता है। अब आपको ये लग रहा होगा जैसे क्या होगा, अब इसका जैसे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे मीन्स होगा ट्यूशन।
ट्यूशन क्लास। और ट्यूशन क्लास को ही हम अनुवर्ग और ट्यूटोरियल बोलते हैं। जब ट्यूशन पढ़ाता है तो प्रत्येक सब्जेक्ट के बालक अलग अलग होते हैं। जब एक क्लास में कोई हिंदी का पढ़ना चाहता, कोई मैथ का पढ़ना चाहता, कोई इंग्लिश का पढ़ना चाहता, कोई साइंस का पढ़ना चाहता है, तो क्लास को छोटे छोटे भागों में बांटकर जब हम शिक्षण कार्य करते हैं और प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत रूप से जो ध्यान देते हैं, वो हमारा कौन सा कहलाता है? अनुवर्ग या ट्यूटोरियल कहलाता है। अब वो ये पूछे कक्षा को छोटे छोटे भागों में बांटकर शिक्षण कार्य किया जाता है, तो आप लगाएंगे टीम टीचिंग समूह। नहीं, समूह शिक्षण वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक एक साथ क्लास में पहुंचते हैं, वो ये कहलाता है समूह शिक्षण। ब्लेंडेड की बात कहलाएगा तो ये औपचारिक शिक्षण को जोड़ता है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से औपचारिक को जोड़ता है, और जिसमें एक एक छात्र पाठ्यक्रम का एक भाग क्लास में पूरा करेगा और एक भाग ऑनलाइन के माध्यम से पूरा करेगा। मैंने ये वाला बताया सहकालिक तुल्यकालिक अध्ययन, मैंने ये बताया कि जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक ही समय पर ऑनलाइन रहते हैं, वो हमारा कौन सा कहलाता है? वो सहकालिक तुल्यकालिक अध्ययन कहलाता है। मैंने असहकालिक तुल्यकालिक अध्ययन, मैंने आपको ये वाली बात बताई कि जिसमें टीचर एक ही समय पर ऑनलाइन नहीं रह सकते, वो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम कोर्स ले सकता है और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से वो अपना सिलेबस पूरा कर सकता है। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब चलते आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। अब चलते हम आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको अच्छे तरीके से। अब उसके बाद हम चलेंगे, ये वाले प्रकार जो है ना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही समझ लेना। अब चलते हम शिक्षण की प्रकृति के बारे में। किसकी प्रकृति? और शिक्षण की प्रकृति के बारे में कि शिक्षण की प्रकृति होती कौन कौन सी है। अब आप हेडिंग डालिए शिक्षण की प्रकृति। अब शिक्षण की प्रकृति में सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे शिक्षा दुमुखी प्रक्रिया है। और ये वाली बात किसने बोली है? तो आपको बताना जॉन एडम्स ने बोली है। कैसी प्रक्रिया? शिक्षण दुमुखी प्रक्रिया। और जॉन एडम्स ने बोली है, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि इस वाली प्रक्रिया में दो तत्वों का होना कंपलसरी है। एक मैंने आपको पढ़ा शिक्षक और दूसरा मैंने आपको पढ़ा छात्र। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हम बात पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने यहां पर पढ़ा है हमने शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब त्रिमुखी प्रक्रिया ये वाली बात किसने बोली? तो ये वाली बात बोली थी जॉन डीवी ने। किसने बोली? जॉन डीवी ने। अब इन्होंने तीन प्रक्रिया में तत्व तीन कौन कौन से बताए थे? पहला बताया था शिक्षक, दूसरा बताया था छात्र और तीसरा बताया था पाठ्यक्रम। क्लियर बात है? मान लीजिए दुमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षण कार्य करते समय एक व्यक्ति दो तत्वों का प्रयोग करता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट, यानी एक पढ़ने वाला एक पढ़ाने वाला। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक पढ़ने वाला होता है और एक पढ़ाने वाला होता है। ये वाली बात क्लियर होगी। लेकिन उसके बाद जॉन डीवी ने कहा था कि भाई मान लीजिए आपकी बात ठीक है कि टीचर होगा एक स्टूडेंट होगा, लेकिन जब दोनों बात करेंगे तो कोई ना कोई एक विषय वस्तु तो होनी चाहिए जिस पर वो बात करना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने किसको नाम दिया? शिक्षक, छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम जोड़ दिया, पाठ्यक्रम। अब बात यहां पर करते हैं एक और, थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षण कक्षा अंतः प्रक्रिया है। और ये किसने कहा था? नेड ए फ्लैंडर्स ने। किसने कहा है? नेड ए फ्लैंडर्स ने। अब इसमें यहां पर बिंदु की बात होगी, यहां पर उन्होंने बिंदुओं की बात करी है, तो वो आपसे ये पूछे कुल बिंदु कितने हैं, तो आपको बता देना है 10 हैं। अगर आपसे ये पूछे मुख्य बिंदु कितने हैं, तो आपको बता देना 3, और 3 कौन कौन से, इनको समझें। एक मैंने आपको पढ़ा है शिक्षक कथन,
एक कौन सा पढ़ा है? शिक्षक कथन, दूसरा छात्र कथन, और तीसरा मौन कथन। ठीक है। अब ये वाला जो फ्लैंडर्स है, फ्लैंडर्स आपको नेट में हर बार एक क्वेश्चन देके जाता है, हर बार सीटेट में देके जाता है और हर बार सुपर टेट में देके जाता है। तो फ्लैंडर्स को मैंने एक वीडियो पूर्ण रूप से पढ़ा दिया, तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। द्विमुखी प्रक्रिया पूछे जॉन एडम्सन ने बताया, त्रिमुखी प्रक्रिया पूछे जॉन डीवी ने बताया, और शिक्षण कच्चा अंतर प्रक्रिया नेड फ्लैंडर्स ने बताया। लेकिन थोड़ा जॉन डीवी के बारे में हम अगर बात करते हैं तो जॉन डीवी जो है इन्होंने क्या किया था कि पहला तो एक तो लैब विद्यालय की स्थापना की थी, और दूसरा इनको प्रगतिशील शिक्षा भी इन्होंने दी थी। कैसी दी थी? प्रगतिशील शिक्षा। और एक इनकी बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो ये तीन चीज आपको जॉन डीवी के बारे में याद होनी चाहिए कि जॉन डीवी ने कौन से विद्यालय की स्थापना की, तो आपको पता होना चाहिए कि लैब विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने कौन सी शिक्षा पर बल दिया, तो प्रगतिशील शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया था, और इनको बाल केंद्रित शिक्षा का भी जनक माना जाता है। ये वाली बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये वाली बात आपको प्रकृति की समझ में आ गई। अब चलते हैं शिक्षण के उद्देश्य। अब शिक्षण के उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, आप हेडिंग डालिए शिक्षण उद्देश्य। सबसे पहली बात वो आपसे ये पूछेगा शिक्षण उद्देश्य के जनक कौन है, तो आपको जिसके जनक पूछे तो आपको बता देना बॉबेट है। कौन है? बॉबेट। अब आपसे ये पूछेगा शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता देना है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। और दूसरा होता है सामूहिक। दूसरा कैसा होता है वो आपको बताना है, सामूहिक होता है। क्लियर बात है। लेकिन अगर ये पूछे शिक्षण उद्देश्य किसके होते हैं, शिक्षा के होते हैं, व्यक्ति के होते हैं, तो आपको बता देना ये शिक्षा के होते हैं। आपसे बता देना अगर पूछे उद्देश्य किसके होते हैं, तो आपको बता देना ये शिक्षा के होते हैं, शिक्षा के। क्योंकि अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो शिक्षा ने पहले डिसाइड कर रखा है कि आपको एमएड करना पड़ेगा या पीजी करना पड़ेगा, उसके बाद नेट का असिस्टेंट नेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो भी डिसाइड कर लो उससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, नहीं। शिक्षा डिसाइड करेगी आपको जिस क्षेत्र में जाना है तो किस बात का पढ़ाई करना है। अब इन उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो उद्देश्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण उद्देश्य। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। अब शिक्षण उद्देश्य होते कौन कौन से इसको थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बालक में सर्वांगीण विकास करता है, बालक का सर्वांगीण विकास। उसके बाद बालक में प्रजातंत्र का विकास, सामाजिक विकास, सामाजिकता का विकास, मानसिक विकास, उसके बाद वो आपसे ये कहेगा बालक में नैतिकता का विकास या नैतिक गुणों का विकास, चारित्रिक गुणों का विकास, आध्यात्मिक गुणों का विकास, उसके बाद यहां पर सभ्यता और संस्कृति का विकास,
क्लियर बात है। उसके बाद फिर हम चलते हैं राष्ट्रीय भावना का विकास। अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास। वसुधैव कुटुंबकम का विकास। सामाजिकरण का विकास। सामाजिकरण का विकास। संवेगात्मक विकास। शारीरिक विकास। समझना क्या है कि मैंने ये बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आपको समझना क्या है कि जब टीचर अभिवृत्ति पढ़ रहे हैं, हम शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ रहे हैं, तो जब मैं शिक्षण कार्य करूंगा तो मैं बच्चों में पॉजिटिव गुणों का विकास करूंगा, जिससे उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे गुणों का विकास हो सके। तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिए जो आपको इंपोर्टेंट समझ में आते हैं, लेकिन वो आपसे ये पूछेगा एक शिक्षण कार्य करते समय अपने छात्रों में निम्नलिखित में से किसका विकास करना चाहेगा, नहीं चाहेगा। अगर ये पूछ रहा कौन सा करना नहीं चाहेगा, तो जो नेगेटिव आपको लगे आप नेगेटिव लगा देना। बाकी एक अध्यापक जो होता है अपने छात्रों में बहुत से गुणों का विकास करना चाहता है, मैंने आपको लिख दिया चारित्रिक गुणों का विकास, सामाजिक का विकास, सामाजिकता का विकास, संवेगात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास, मानसिक विकास, सभ्यता और संस्कृति विकास, वसुधैव कुटुंबकम का विकास, सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय भावना का विकास और नैतिक गुणों का विकास, शारीरिक विकास और प्रजातंत्र की भावना का विकास। शिक्षण उद्देश्य, अगर ये पूछे शिक्षण उद्देश्य के जनक कौन है, आपको बताना बॉबेटे प्रकार कितने होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक होता है। लेकिन आपसे ये पूछे जो उद्देश्य जो होते हैं वो व्यक्ति के होते हैं कि शिक्षा के होते हैं, तो आपको बता देना दोस्तों ये हमेशा शिक्षा के होते हैं। शिक्षा डिसाइड करती है कि जिस क्षेत्र में हमें जाना वो कौन सा उद्देश्य हमें प्राप्त करना। अगर आपको डॉक्टर बनना होता है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस या नीट की परीक्षा पास करनी होती है। अगर आपको टीचर बनना होता है तो आपको बीएड या बीटीसी या पीजी या एमएड या नेट करना होता है। अगर आपको इंजीनियर बनना होता है तो शिक्षा ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि आपको पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक या आईटेक करना पड़ेगा। अगर आप ये कि शिक्षा दोमुखी प्रक्रिया, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। अब चलते हैं हम शिक्षण सूत्र के बारे में। शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको वो पार्ट पढ़ा रहा हूं जो पेपर में 100% आने वाला ही है। अब आप हेडिंग डालिए शिक्षण सूत्र। क्या डालना है, शिक्षण सूत्र। अब शिक्षण सूत्र होते कितने प्रकार के, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले वो आपसे पूछे शिक्षण सूत्र के जनक कौन है, तो आपको बता देना स्पेंसर है। अगर वो आपसे ये पूछता है शिक्षण सूत्र के जनक कौन है, तो आपको बता देना स्पेंसर। और कितने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इससे दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विषय के लिए किया था और निम्न में से कौन सा भिन्न है और कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते चलते हैं। पहला जो दोस्तों हमारा होता है वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा होता हमारा निश्चित से अनिश्चित की ओर। उसके बाद हमारा होता है अंश से पूर्ण की ओर। उसके बाद हमारा होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर।
एक होता हमारा सरल से जटिल की ओर, एक होता हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। नोट करते चलना साथ ही साथ में। एक हमारा होगा नियम से उदाहरण की ओर, एक हमारा होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक हमारा होगा सरल से, वो लिख दिया मैंने। एक होगा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। एक हो हमारा अनुभव से तर्क की ओर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और रह गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक होगा हमारा ज्ञात से अज्ञात को, निश्चित अनिश्चित, अंश से पूर्ण की ओर, प्रत्यक्ष से सूक्ष्म से स्थूल की ओर। कौन सा रह गया? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये शिक्षण सूत्र है, लेकिन अभी समझना कैसे है? शिक्षण सूत्र ये सारे भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अपोजिट भी है। समझना क्या है? समझना ये है कि क्वेश्चन पुटअप कैसे हो रहा है, बस ये समझना है और कुछ नहीं समझना है। अब एक को लिखेंगे हम, इसके आगे लिख लेंगे अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा लिखेंगे अनिश्चित से निश्चित की ओर। उसके बाद लिखेंगे पूर्ण से अंश की ओर। उसके बाद लिखेंगे अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। उसके बाद लिखेंगे जटिल से सरल की ओर। आप नोट करते चलिएगा। उसके बाद लिखेंगे अमूर्त से मूर्त की ओर। उसके बाद लिखेंगे उदाहरण से नियम की ओर। उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर। उसके बाद लिखेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। उसके बाद लिखेंगे तर्क से अनुभव की ओर। उसके बाद लिखेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब ये भी शिक्षण सूत्र होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछ रहा है दोस्त। वो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, बस इसको ही तो समझना है। तो वो क्वेश्चन ये पूछे कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, या कौन सा शिक्षण सूत्र किस विषय के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत सारे शिक्षण सूत्र ही हैं। तो इधर देखते हैं, वो हेडिंग डालेंगे
प्रश्न किस प्रकार बनता है? किस प्रकार बनता है? क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि प्रश्न किस प्रकार बनना है। तो दोस्त यहां पर सबसे पहला आपको लिखना है पहला प्रश्न, विषम शिक्षण सूत्र बताओ। वो आपसे ये पूछेगा विषम शिक्षण सूत्र बताओ। अब इस विषम के ऑप्शन देखें हम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला हम लिखेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, दूसरा लिखेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तीसरा लिखेंगे अज्ञात से ज्ञात की ओर, और लास्ट में लिखेंगे सरल से जटिल की ओर। वो क्वेश्चन एक तो ये बना के देगा, दूसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं हम, दूसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं विषम सूत्र या शिक्षण सूत्र बताओ। यहां पर भी विषम पूछा उसने। अब देखो यहां पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक मैंने बताया अनुभव से तर्क की ओर, दूसरा मैंने आपको बताया सरल से अमूर्त से मूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और एक आप पढ़ेंगे उदाहरण से नियम की ओर। क्वेश्चन वो दोस्त इस तरीके से बना के देगा, बस समझ आना ये है कौन सा शिक्षण सूत्र, नहीं समझना। अब उसने पहला भी क्वेश्चन विषम शिक्षण सूत्र बताइए, विषम की जगह वो ये भी कह सकता है कि भिन्न शिक्षण सूत्र की पहचान कीजिए। तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि भिन्न और विषम शिक्षण सूत्र कौन सा शिक्षण सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी। देखो अब पहले वाले में देखा जाए तो पहले वाले में जो राइट आंसर वो हमारा कौन सा है, सी राइट आंसर। अगर दूसरे वाले में देखा जाए तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, पहला राइट आंसर है। अब पहला, दूसरा और चौथा देखना तो वो इधर से लिए उसने, यानी जब भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो 3 इधर से ले लेगा और 1 इधर से ले लेगा, 3 इधर से ले लेगा, 1 इधर से ले। ये शुरू से एंड की ओर चल रहे हैं और ये एंड से शुरू की ओर चल रहे हैं। अब देखना अमूर्त से मूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, उदाहरण से नियम, ये कहां से लिए गए, यहां से लिए गए। अमूर्त से मूर्त की ओर कहां पर है, देखो ये इधर से लिया गया है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखो ये यहां से लिया गया है। उदाहरण से नियम की ओर ये कहां से लिया गया है, ये देखो ये रहा। लेकिन अगर इसको देखा जाए ए वाले का, तो अनुभव से तर्क की ओर वो कहां से लिया गया है, वो यहां से लिया गया है। ऐसे ही वो यहां से ले रहा है, यानी 3 इधर से लेगा तो 1 इधर से लेगा, 3 इधर से लेगा तो 1 इधर से लेगा। बस आपको यही बताना है कि कौन सा अलग ले रहा है। 3 शुरू से एंड की ओर चलेंगे, 1 एंड से शुरू की ओर चलेगा, 3 एंड से शुरू की ओर चलेंगे, 1 शुरू से एंड की ओर चलेगा। जो एंड से शुरू या शुरू से एंड की ओर चल रहा है, राइट आंसर हमें उसी को बताना है। ये आपके समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन वो किस तरीके से आपसे पूछेगा। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा कौन सा शिक्षण सूत्र किस विषय के लिए प्रयोग किया रहा है, यानी कौन सा शिक्षण सूत्र वो किस विषय के लिए प्रयोग किया रहा है। तो आपको ये भी समझना है,
विषय में प्रयोग किए जाने वाले शिक्षण सूत्र, आप हेडिंग डाल लीजिए नोट डाल के, विषय में प्रयोग किए जाने वाले सूत्र। अब किसी विषय में कौन सा प्रयोग किया जाता है, इस वाली बात को थोड़ा हम समझेंगे, कौन से विषय में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमें लिखना वो लिखना है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, वो जितनी भी हमारी लैंग्वेज होती हैं, यानी हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा उर्दू और कॉमा संस्कृत, जितनी हमारी लैंग्वेज होंगे, लैंग्वेज बच्चे को सिखाने के लिए हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर का प्रयोग करेंगे। पहले बच्चे को छोटी छोटी डॉट लिखना सिखाते हैं, जैसे डॉट रखते हैं ऐसे डॉट, ऐसे डॉट, फिर उनको मिलाना सिखाते हैं, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर ही तो चलते हैं। दूसरा हम बात करेंगे तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगर वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर की बात करता है तो दोस्तों आपको बता देना EVS, यानी पर्यावरण शिक्षण कार्य करने के लिए हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर पहले बच्चे को दिखाते कि ये वाला है, फिर उसके बाद उसे काल्पनिक दुनिया में लेके जाते हैं। उसके बाद जब हम बात करेंगे उदाहरण से नियम की ओर, तो दोस्त आपको बता देना इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो मैथ में किया जाएगा। पहले हम बच्चे को एग्जांपल देते हैं कि आपके पास मान लीजिए 2 टॉफी हैं और 2 टॉफी में से 1 टॉफी मैंने आपके भाई को दे दी, तो आपके पास कितनी बची? 1 बची। 1 को कैसे लिखते हैं, या फिर हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि 2 + 2 आप जोड़ के सिखाओ, तो बच्चा क्या करता है 1 2 1 2 1 2 3 4। तो ये जो सारा कार्य कर रहा है वो एग्जाम्पल के थ्रू तो कर रहा है। तो उदाहरण से नियम की ओर जिस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा वो मैथ में किया जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट नियम से उदाहरण की ओर। अब ये क्या करते हैं, एक तो विज्ञान में होगा, एक सामाजिक विज्ञान में होगा, यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय हमको किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको बता देना है नियम से उदाहरण की ओर प्रयोग करना। एक और रह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका प्रयोग एक तो हम प्रस्तावना प्रश्न के लिए करते हैं, किसके लिए? प्रस्तावना प्रश्न के लिए, और दूसरा माइक्रो टीचिंग में। हम प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछते हैं कि बताइए निम्न, मान लीजिए मैं आपको जल पढ़ाने आया हूं, तो जल पढ़ाने से पहले मैं जान तो लूं कि आप लोग जल के बारे में जानते या नहीं जानते। अगर जल के बारे में आप जानते नहीं फिर भी मैं आपको जल पढ़ाने लग जाऊं तो ठीक नहीं रहेगा। तो पहले मुझे आपको ज्ञात यानी आपको जान लेना है कि आप कितना जानते हैं, उसके बाद अज्ञात के बारे में चलेंगे। एक लास्ट आ रहा अनुभव से तर्क की ओर। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? साइकोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? साइकोलॉजी में प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाली बात पूर्ण रूप से होती है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये वाले शिक्षण सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं। और अगर ये सब्जेक्ट के लिए पूछे कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर किसका प्रयोग किया तो आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत के लिए बता देना। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बात करें तो EVS के लिए बता दें। उदाहरण से नियम की ओर की बात करें तो मैथ के लिए बता देना। नियम से उदाहरण की ओर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर पूछे तो प्रस्तावना प्रश्न के लिए और माइक्रो टीचिंग के लिए किया था। अनुभव से तर्क की ओर तो साइकोलॉजी के लिए प्रयोग किया था। क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा? शिक्षण सूत्र इस तरीके से पुटअप होगा। और कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने आपको बहुत सारे लिखा दिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम शिक्षण विधि के बारे में। आगे क्या चलेंगे हम? शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छी तरीके से, बस क्वेश्चन गलत मत कर दिएगा। अब चलते हैं हम शिक्षण विधि के बारे में। इंक डालने थोड़ी सी अगर आपकी इजाज़त हो तो इंक डालने। अच्छा एक शायरी सुनाता हूँ आपको, बड़ी भयंकर अच्छी शायरी है, सुनना। सुनिए आप लोगों ने शायरी।
और शायरी अगर पसंद आए तो आप बताना। शायरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो बताना कि हाँ सर शायरी हमें पसंद आई आपकी। शायरी के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट तो करते नहीं, इतने कंजूस इंसान हैं आप। शायरी सुनिए। शायरी, मोहब्बत ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होती है। मोहब्बत ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होती, और मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती। मोहब्बत ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होती, और मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती। जो तुम्हें कामयाब बना दे ऐसी मोहब्बत करना मेरे दोस्त, और कामयाबी देखकर की गई मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। तो ये वाली बात ध्यान रखना। थोड़ा मोहब्बत करने से पहले सोच लेना कि वो तुमसे मोहब्बत कर रही है कि आपकी कामयाबी से। अगर ऐसी मोहब्बत जो आपके साथ है, आपकी कामयाबी ना हो तब भी और कामयाबी हो तब भी, तो वो सच्ची मोहब्बत कहलाती है, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम शिक्षण विधि के बारे में। थोड़ा ज़्यादा शायरी सुन ली हो तो आप हेडिंग डालिए शिक्षण विधि। शिक्षण विधि। अभी एक और शायरी सुनाएंगे। देखो शिक्षण विधि के अगर आपसे जनक पूछे तो आपको बता देना प्रकृतिवाद है। कौन है? प्रकृतिवाद है। और प्रकृतिवाद के जनक पूछे तो मैंने आपको रूसो बता दिया। कौन बताएं? रूसो बता दिए। और ये वाली बात हमको ध्यान रखना कि वो ये पूछेगा प्रकृतिवाद किस देश का है, तो आपको बता देना यूरोप का है। ठीक है, लेकिन रूसो के भी तो महान कार्य हैं, तो इसके 3 महान कार्य की बात करेंगे। एक तो इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा दी थी। कौन सी दी थी? निषेधात्मक शिक्षा। दूसरा, इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? पुस्तकीय। ज्ञान का विरोध किया था। और तीसरे नंबर पे इन्होंने दिया था प्रकृति की ओर लौटो। इसको एक दूसरे में नकारात्मक शिक्षा भी बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना। नकारात्मक या निषेधात्मक शिक्षा बात एक ही है। क्लियर बात है। अब ये पूछे शिक्षण विधि के जनक कौन है? प्रकृति। और प्रकृतिवाद के जनक कौन है? रूसो। रूसो प्रकृतिवाद का जन्म कहाँ पर? यूरोप में। और रूसो के 3 महान कार्य हैं। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। रूसो के महान कार्य कौन कौन से हैं तो आपको बता दें 3 है। अब शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से नोट करते हुए चल रहे, जिससे आपको समझ में भी आता चलेगा। पहले हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर विधि की। अगर आपसे पूछता प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है तो आपको बता देना सुकरात है। दूसरे नंबर पर पूछेगा निर्देशन विधि के जनक कौन है, तो आपको बता देना हार्वर्ड है। कौन है? हार्वर्ड है। अगर आपसे पूछे खेल विधि, कौन सी पूछे? खेल विधि। एक और नाम है बालोद्यान विधि। एक और नाम है किंडरगार्टन विधि। और एक लास्ट में होता है प्ले मेथड। इन सबके जनक आपको बता देना फ्रोवेल है। कौन जनक है इनके? फ्रोवेल। ये वाली बात आपको अच्छे से पता भी होगा। उसके बाद हम चलेंगे वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि की बात करें तो आपको बता देना भारतीय दार्शनिक। उसके बाद आपसे ये पूछेगा संवाद विधि। इसका दूसरा नाम है सिंपोजियम विधि। इन दोनों के जनक कौन है तो आपको बता देना प्लेटो। इन दोनों के जनक कौन है? आपको बता देना प्लेटो हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा सरल से जटिल की ओर विधि। जटिल की ओर विधि तो आपको बता देना डेकार्टे हैं।
उसके बाद आपसे पूछेगा अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। आपको बता देना पेस्टोलॉजी है। आपसे पूछेगा डाल्टन विधि। डाल्टन विधि तो आपको बता देना हेनरी पारकस्ट। कौन बता देना? हेनरी पारकस्ट। अब इधर चलते हैं, वो आपसे पूछेगा निगमन विधि के जनक कौन है। तो दोस्तों आपको बता देना अरस्तु। लेकिन निगमन विधि में 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जो आपको याद रखना है। नियम से उदाहरण की ओर, और दूसरा आपको बता देना सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्लियर है? हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे आगमन विधि। आगमन विधि के जनक आपको कौन बताने? बेकन बताने हैं। अब इसमें भी 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्लियर बात है? अब मैं आपको समझाऊंगा पूरा, पहले आप नोट करते चलें। अगर आपसे पूछे निगमन आगमन विधि के जनक कौन है, तो आपको बताना है अरस्तु। क्लियर है? अगर वो आपसे पूछता है प्रयोजना विधि के जनक कौन है, इसका दूसरा नाम होता प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्टिव विधि। इन दोनों के जनक हैं किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक हैं। अब इधर आते हैं, आपसे पूछेगा मस्तिष्क झंझावत विधि। इसके जनक आपको बताने हैं ओसगुड। दूसरा आपसे पूछेगा साइनेटिक्स विधि। इसके जनक पूछेगा तो गार्डनर। उसके बाद आपको बताना है प्रक्षेपण विधि। आपको बताना है सिगमंड फ्राइड। नोट करते चलना साथ ही साथ में। उसके बाद आपसे पूछेगा वस्तुनिष्ठ विधि। फिशर। उसके बाद आपसे पूछेगा आत्मनिष्ठ विधि। आपको बताना है बर्कले। उसके बाद पूछेगा व्यक्तिनिष्ठ विधि। तब भी इसके जनक बर्कले बताने हैं। आपसे पूछेगा समाज मिति विधि। इसका दूसरा नाम है समाज। रेखा चित्र विधि। इन दोनों के जनक आपको बता देना J.L. मोरेनो। ये मोरेनो है। आपसे पूछेगा जीवन इतिहास विधि। तो दोस्त आपको बता देना गार्डनर एवं
और लास्ट में आपसे पूछेगा रेटिंग स्केल विधि। रेटिंग स्केल विधि, तो इसके जनक जो आपको बता देने हैं वो बताने फ्रेडरिक ली पिले। ये इतनी सारी विधियां हैं, समझना। अगर वो आपसे पूछे प्रकृति व शिक्षण विधि के जनक कौन है, प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद के जनक कौन है, तो आपको बता देना रूसो है। कौन है? रूसो है। प्रकृतिवाद के जनक कौन है और प्रकृतिवाद का जन्म कब हुआ, तो आपको बता देना यूरोप में। और रूसो के ये 3 महान कार्य हैं, नकारात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा, पुस्तक ज्ञान का विरोध और प्रकृति की ओर लौटो। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि के जनक पूछे सुकरात बताने, निर्देशन विधि के जनक पूछे हार्वर्ड बताने, खेल विधि के जनक पूछे बालोद्यान, खेल विधि, बालोद्यान, किंडरगार्टन, प्ले मेथड, इन सब के जनक कौन है, तो आपको बता देना फ्रॉविल है। वाद विवाद विधि के जनक भारतीय दार्शनिक है। संवाद विधि और सिंपोजियम विधि के जनक प्लेटो हैं। सरल से जटिल की ओर विधि के डेकार्ट हैं। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक आपको पेस्टलोज बताने और डाल्टन विधि के हेनरी पार्कस्ट बताने। यहाँ पर एक और लिख दे रहा हूँ, संपर्क विधि। कौन सी लिख दे रहा हूं? संपर्क विधि। इसके जनक है मारिया मॉन्टेसरी। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। अब मारिया मॉन्टेसरी संपर्क विधि में कौन से बच्चे पढ़ाए, तो आपको बता देना मंद बालक पढ़ाए थे। कौन से बालक पढ़ाए थे? मंद बालक पढ़ाए थे। और कितने वर्ष तक के पढ़ाए? तो 3 से 7 वर्ष तक के पढ़ाए थे। संपर्क विधि में मारिया मॉन्टेसरी ने मंदबुद्धि बालकों को 3 से 7 वर्ष तक के लिए पढ़ाया था। ये पूछे निगमन विधि के जनक कौन? अरस्तु। निगमन विधि में 2 फॉर्मूले प्रयोग किया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि के जनक बेकन लिखा है, जिसमें 2 सूत्रों का प्रयोग किया था, उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछे भी जाते हैं। अगर दोनों को एक साथ पूछे निगमन और आगमन विधि के जनक कौन है, तो आपको अरस्तु लगाने। प्रयोजना विधि या प्रोजेक्टिव विधि के जनक आपको पूछे तो किलपैट्रिक बनाने। मस्तिष्क झंझावत विधि के जनक पूछे तो आपको ओएस गुड बता दें। और इस वाली विधि का प्रयोग किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है, तो आपको बताना क्रिएटिविटी बालकों के लिए प्रयोग किया था। कौन सी बालकों के लिए? क्रिएटिविटी बालकों के लिए प्रयोग किया। तो ये वाली विधि क्रिएटिविटी बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। प्रक्षेपण विधि के जनक फ्राइड है। वस्तुनिष्ठ विधि का फिशर है। आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ के बर्कले हैं। समाज रेखा तो समाज विधि के जनक जीएल मोरिनो। जीवन इतिहास विधि के जनक गार्डनर मर्फी। और रेटिंग स्केल विधि के जनक कौन है? फ्रेडरिक ली पिले। ये था टीचर एटीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति का दूसरा पार्ट। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अच्छे से, क्योंकि यहाँ से कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कल अगर वीडियो जो मैं नहीं शूट कर पाया था उसका मेन कारण ये था कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। आप लोगों को कमेंट भी आए थे, लेकिन सभी लोग ना तो वीडियो को कमेंट लाइक करते और ना कमेंट करते। कम से कम मेरी वीडियो को 4 लोग भी देखे तो 4 लोग कमेंट करके जाएँ और लाइक करके जाएँ और ये बता के जाएँ कि मैंने जो आपको पढ़ाया था वो सही पढ़ाया था या गलत पढ़ाया था। अभी मैंने आपको एक शायरी बताई थी, एक और शायरी सुनाता हूँ, सुनना शायरी। एक खूबसूरत चेहरे पर धोखा खा गया हूँ, एक खूबसूरत चेहरे से धोखा खा गया हूँ, कुछ देर के लिए सदमे में आ गए थे हम, कुछ देर के लिए सदमे में आ गए थे। तलाश तो उसे किसी और की थी, तलाश तो उसे किसी और की थी, हम तो खामे खा रास्ते में आ गए थे। तो अपना जो एम, जो टारगेट है, वो सिर्फ अपनी जॉब को रखिए। एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। यही आपका मरते दम तक साथ निभाएगी, अन्यथा सब लोग यहाँ पर स्वार्थी हैं और सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए आपसे रिश्ता बनाए बैठे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।